नमस्कार दोस्तों। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने एक बार फिर से दिल्ली पर धावा बोलने का ऐलान किया है। दिल्ली पर धावा ये कि इंडिया गेट से लेकर पुलिस मुख्यालय तक मार्च करने का ऐलान किया है। अगर देखें तो इंडिया गेट से पुलिस मुख्यालय तक मार्च, जितने सालों से मैं दिल्ली में हूं, 30-35 सालों से, शायद इस तरह का मार्च मैंने कभी देखा नहीं। और सीजेपी के इस ऐलान के साथ तारीख मुकर्रर सीजेपी ने किया है 5 तारीख, 5 सितंबर। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस में जबरदस्त हड़कंप है। बड़ी बड़ी खबरें छप रही अखबारों में कि दिल्ली पुलिस ने क्या तैयारी की है, दिल्ली पुलिस कैसे मुस्तैदी से उन्हें रोकने की कोशिश कर सकती है। उनका जो वेन्यू है उस मार्च का, उसको शिफ्ट करके रामलीला मैदान भेजा जा सकता है। दिल्ली पुलिस पता करने की कोशिश कर रही है कितने लोग आ सकते हैं, किस दिशा से आ सकते हैं, कहां से आ सकते हैं, उन्हें कैसे रोका जाए, उनका मकसद क्या है, कौन लीडर है। तमाम तरह की जानकारियां अखबारों में छप रही है। तो मैंने सोचा जरा बात की जाए अभिजीत दीपके से, जो सीजेपी के फाउंडर है। और अभिजीत दीपके और उनके साथियों ने जिस तरह से आंदोलन किया, जंतर मंतर पर जिस तरह से मोर्चा थाम कर, मोर्चा गाड़ कर बैठे, और उसका जो नतीजा निकला, देश ने देखा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, सरकार हिली हुई है। पुलिस तो समझ सकते हैं पुलिस की क्या स्थिति है। तो अभिजीत दीपके, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू पहले सर, जो थैंक यू। अखबारों में जो खबर छप रही है उसमें बहुत बेचैनी है दिल्ली पुलिस में कि पता नहीं कहां से लोग कैसे आ जाएंगे, कॉकरोच ये किधर से आ जाएंगे, इंडिया गेट पर किधर से आ जाएंगे, फिर वहां से दिल्ली पुलिस मुख्यालय की तरफ से जाएंगे, क्या इरादा है, क्या मकसद है, कहीं आकर बैठ न जाए जैसे जंतर मंतर पर बैठे रह गए थे 35 दिनों तक। तो इस बार क्या प्लानिंग है, क्या तैयारी है और क्या मकसद है? सर, मकसद तो एक ही है जो सरकार ने खुद वादा किया था। उस दिन प्रोटेस्ट कॉल ऑफ किया था क्योंकि सरकार ने वादा किया था कि जितने भी स्टूडेंट्स के ऊपर एफआईआर हुए वो सारे एफआईआर वापस लिए जाएंगे। वो उन्होंने किया नहीं है। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? 1 महीना हो गया है। पहले अपने सुप्रीम कोर्ट का बहाना बनाया। सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर आ गया और कहते कि इस ऑर्डर की वजह से हम कर नहीं सकते, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा ऑर्डर दे दिया जहाँ सुप्रीम कोर्ट सरकार से लिस्ट मांग रही है, आप प्लीज दे दीजिए, हम एफआईआर सारे कैंसिल कर देंगे। लेकिन सरकार वो अब दे नहीं रही है, तो सरकार टाल रही है बार बार। तो सरकार एक तरीके से धोखाधड़ी कर रही है उन सभी लोगों के साथ, वो जो अपने हक के लिए लड़ रहे थे, अपनी शिक्षा के लिए लड़ रहे थे। आप उन बच्चों के ऊपर एफआईआर करके क्या पालोगे, क्या मिलेगा आपको? वो सारे बच्चे वहां पर आए थे, किस लिए आए थे? अगर देश में शिक्षा का हाल इतना खराब ना होता, अगर इतने पेपर लीक ना होते, तो इतना बड़ा आंदोलन होता ही नहीं। तो वो तो बच्चे बस अपनी एजुकेशन सिस्टम अच्छी चाहते थे, उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसके ऊपर आपने क्या कर दिया? उसके ऊपर आपने फेक एफआईआर कर दिए, लोगों के घर पर जाकर उनको परेशान करना शुरू कर दिया, धमकियां देने लग गए। 15 साल की बच्ची तक को नहीं छोड़ा, पूरी स्टेट मशीनरी उसके पीछे लगा दी। तो जब इस तरीके की पूरी स्टेट मशीनरी लगाई जा रही है स्टूडेंट्स के पीछे, तो ये तो गलत है। और हमने कहा था कि आपको एफआईआर वापस लेनी पड़ेगी जितने भी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसके ऊपर सरकार ने अग्री कर लिया था और उसी गुड फेथ में हमने प्रोटेस्ट कॉल ऑफ कर दिया था। लेकिन उसके 1 महीने बाद से सरकार बार बार टाले जा रही है इस चीज को। तो अभी मजबूरी में हमें जो है ये कदम उठाना पड़ा है कि अगर आप इस तरीके से धोखाधड़ी करोगे तो एक बार फिर से आंदोलन होगा। और जहां तक हमें लगता है, जितना बड़ा आंदोलन जंतर मंतर पर हुआ था, ये उससे भी बड़ा होगा, क्योंकि लोगों का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ है। अभी जैसे ही हमने ये अनाउंसमेंट कर दी, लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं सीजन 2 इज कमिंग, सीजन 2 इज कमिंग। तो इस देश के जो यंग जनरेशन है, अभी उनके लिए प्रोटेस्ट एक, पहले एक डर रहता था कि हम कई प्रोटेस्ट में चले जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन जंतर मंतर पर जो सक्सेस मिली उसके बाद लोगों को पता चल गया है, अपने हक के लिए लड़ना है तो सड़कों पर उतरना पड़ेगा। और उसके लिए 5 तारीख को मुझे तो लगता है ये जंतर मंतर से भी बड़ा होगा। जैसे आप कह रहे हैं 5 तारीख का ये मार्च, क्या है प्लानिंग? मतलब आप इंडिया गेट से पीएचक्यू की तरफ जाएंगे, पुलिस मुख्यालय की तरफ, जो आपकी प्लानिंग है, होगा क्या उस जी, दिन पता चलेगा। क्या प्लानिंग है, जरा हम समझना चाहते हैं। प्लानिंग तो हमारी मोटा मोटा अभी यही है, हम सारे इंडिया गेट पर गैदर हो गए, क्योंकि इंडिया गेट एक हमेशा सिंबल रहा है प्रोटेस्ट का, अपने हक की लड़ाई का। निर्भया का जब आंदोलन हुआ था वो इंडिया गेट पर ही हुआ था। तो एक दौर था हमारे देश में जहां पर कुछ भी गलत होता है देश में, तो वो इंडिया गेट पर जो अमर जवान ज्योत थी वहां जाकर लोग अपना संघर्ष शुरू करते थे और वहां से जो है वो क्रांति की शुरुआत करते थे। तो हमें कहीं ना कहीं लग रहा है हमें फिर से इंडिया गेट जाना चाहिए, क्योंकि इस देश में जब भी अपने हक के लिए लड़ाई होती थी वो इंडिया गेट से होती थी। इंडिया गेट एक बहुत बड़ा सिंबल है हमारे देश में, जिसको पिछले कुछ सालों में डिस्कनेक्ट कर दिया था पब्लिक से।
तो एक तो वो भी है कि इंडिया गेट को आप ऐसे ये छीन नहीं पब्लिक से डिस्कनेक्टेड नहीं है अभिजीत, प्रोटेस्ट से डिस्कनेक्टेड है। प्रोटेस्ट से, हाँ भाई, वोट क्लब पर इंडिया गेट है, वहां 93 के बाद से वहां प्रोटेस्ट नहीं होता है। पब्लिक तो जाती है, हजारों पब्लिक वीकेंड पर पब्लिक जाती जाती है, है बट प्रोटेस्ट क्यों नहीं होता? प्रोटेस्टर्स नहीं जाते हैं। हाँ, प्रोटेस्ट, निर्भया का आंदोलन वहीं पर हुआ था, तो अब क्यों नहीं हो निर्भया का सकता? हुआ था, सही कर रहे हैं। हाँ, तो अब क्यों नहीं हो सकता? और बस हक की लड़ाई लड़ाई के लिए जा रहे हैं ना। एंड इंडिया गेट इज द सिंबल ऑफ दैट। इंडिया गेट इज अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, इंडिया गेट इज अ सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी, आई वुड से, मतलब डेमोक्रेसी, भारत के लोकतंत्र में इंडिया गेट का बहुत बड़ा महत्व है। तो इसलिए हमने सोचा कि हम इंडिया गेट से ही शुरुआत करेंगे और फिर हम पुलिस हेडक्वार्टर्स जाएंगे और वहां पर हम जाएंगे और वहां पर जब तक एफआईआर सरकार वापस नहीं लेती है, विल बी देयर। तो एक जानकारी जो मैं अखबारों से देख रहा हूं, हालांकि ऐसी बात जंतर मंतर के समय भी कही गई थी और मैंने भी आपसे सवाल पूछा था। सचिन शर्मा जो नई दिल्ली के डीसीपी हैं, उनके हवाले से जो जानकारी आई है कि दिल्ली पुलिस को सीजेपी की तरफ से किसी भी मार्च या प्रदर्शन के लिए अभी कोई अनुरोध नहीं मिला है और उन्हें किसी तरह की ऐसी कोई अनुमति नहीं है। तो सचिन शर्मा कौन होते हैं ये बताने वाले, प्रोटेस्ट करने देंगे या नहीं करने देंगे? सचिन शर्मा डीसीपी है, उनका काम है, अगर कोई प्रोटेस्ट के लिए परमिशन मांगता है तो उसको परमिशन दी जाए। संविधान में प्रोटेस्ट करने का हमारा अधिकार है। सचिन शर्मा नहीं तय करेंगे। सचिन शर्मा संविधान से बड़े नहीं है। संविधान से बड़े तो देश के प्रधानमंत्री भी नहीं है, तो हमारा हक तो वो भी नहीं छीन सकते। तो सचिन शर्मा जो है डीसीपी, वो अपनी ड्यूटी करे और अपनी ड्यूटी तक ही लिमिटेड रहे, जो वो है कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना। या आप अगर ये कहना चाहते हैं सचिन शर्मा की वापस से खून बहाना चाहते हैं बच्चों का, स्टूडेंट्स का, जिस तरीके से उन्होंने 20 जुलाई को बहा, क्या वो चाहते फिर? लेकिन एक सवाल तो आएगा ना अभिजीत कि अगर कोई रूट डिफाइंड है प्रदर्शन के लिए, प्रोटेस्ट के लिए, कोई जगह डिफाइंड है, जैसे जंतर मंतर फिर भी प्रोटेस्ट साइट है और 35 सालों से वहां प्रोटेस्ट होता है, कई तरह के प्रोटेस्ट सालों भर चलते हैं। लेकिन इंडिया गेट से दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक प्रोटेस्ट करते हुए मार्च का वो रूट नहीं है अगर दिल्ली पुलिस के डेफिनेशन में, तो फिर उसको जोर जबरदस्ती करने का आरोप लगेगा आप पर। सर, ये दिल्ली पुलिस की आप बात कर रहे हैं? हाँ, जो आपको लगता है ये लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करती है, जिन्होंने बच्चों के ऊपर लाठियां चलाई, उनके सर फोड़े, टीयर गैस का इस्तेमाल किया, इन्होंने आज तक इन्होंने कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट टीयर गैस का इस्तेमाल किया था, पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया था? इसी सचिन शर्मा के ऑर्डर के ऊपर पैलेट गन्स चली थी, जिसकी वजह से एक इंसान है साहिल, उसकी आंख की रोशनी चली गई है, एक आंख की। सारे नियम और कानून सिटीजन्स के लिए इन पुलिस वालों को कब पकड़ा जाएगा? तो हम तो हमारा डेमोक्रेटिक राइट मांग रहे हैं, हमारा डेमोक्रेटिक राइट है प्रोटेस्ट करना। अगर अंग्रेजों के वक्त महात्मा गांधी को कहा जाता नहीं आप तो सत्याग्रह कर नहीं सकते, ये रूप से आप डांडी मार्च कर नहीं सकते, जब अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है तो थोड़ी बाउंड्रीज पुश करनी पड़ती है, और जो हम बाउंड्रीज पुश कर रहे हैं वो हमारे डेमोक्रेटिक राइट है। हम कहीं से भी कोई गलत काम नहीं कर रहे, हम तो पीसफुल मार्च निकालने वाले हैं। नहीं, फिर एक सवाल है कि जो चूंकि पुलिस के हवाले से आ रही है कि वहां जो बीएनएस की धारा 163 जो 144 होता था वो लागू है और वहां जमा ही नहीं हो सकते, तो ये किसी तरह से गैर कानूनी भीड़ लगाने पुलिस नहीं देगी। ये पुलिस के हवाले से जो खबरें आ रही है, मैं वो आपसे सवाल पूछ रहा हूं। तो इसका मतलब प्रोटेस्ट जिस दिन 5 को करेंगे उसके पहले ही कोई टकराव हो सकता है, या असेंबलिंग के दौरान लोग जब आने लगेंगे वही टकराव हो सकता है, फिर पुलिस कोई बल प्रयोग कर सकती है। तो क्या इन सब स्थितियों के लिए सीजेपी और आप लोग तैयार हैं? करे बल प्रयोग, हाँ हाँ, करे बल प्रयोग। अगर उनका 20 जुलाई को खून बहाकर मन नहीं भरा है, अगर वो और लोगों का खून बहाना चाहते हैं दिल्ली पुलिस वाले, तो करे बल प्रयोग, हम तैयार है उसके लिए। अगर वो ऐसी लाठियां चलाना चाहते, वापस पैलेट गन्स चलाना चाहते हैं तो करे। पूरी दुनिया में हमारे देश की थू थू हो रही है जिस तरीके से इन्होंने 20 जुलाई को बच्चों को मारा है और पीटा है, और ये सारा जो डीसीपी का आप नाम ले रहे हैं उन्हीं के ऑर्डर्स पर हो रहा था। तो अब जो पहले मैं एक बार आपसे सिर्फ फिर आपकी डिमांड रिपीट सुनना चाहता हूं। जैसे मैं सीजेपी का स्टेटमेंट भी देख रहा हूं जो आप लोगों ने, जिसमें प्रोटेस्ट मार्च का इसमें ऐलान किया है, तो आपकी मांग क्या क्या है जिस मांग के पूरा न होने पर आपको इस प्रोटेस्ट मार्च का ऐलान करना पड़ा है? हमारा ये एक तो आप कह रहे हैं कि एफआईआर की वापसी और मुआवजा। मुआवजा, हाँ, एफआईआर की वापसी अभी प्राइमरी है, हाँ, क्योंकि मुआवजे पर वो कह रहे हैं कि करा देंगे, लेकिन एफआईआर पर हमें लग रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़ी राजनीति कर रहे हैं, थोड़ा ना थोड़ा घुमा रहे हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट की आड़ में कहा कि नहीं वापस नहीं ले सकते, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट खुद तैयार हो गया है तो अब ये लिस्ट देने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पर ये थोड़ा धोखाधड़ी कर रहे हैं और ये थोड़ा बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जितने भी स्टूडेंट्स के ऊपर एफआईआर लगे हैं वो एफआईआर वापस लिए जाए, क्योंकि इन स्टूडेंट्स का करियर पूरा स्टेक पर है सर। इनको इनके नाम के ऊपर अगर एफआईआर रहेगी, इनको कहाँ एडमिशन मिलेगा, कहाँ नौकरी मिलेगी? अभिजीत, आपके पास कुछ जानकारी है कि कितने स्टूडेंट्स के खिलाफ, जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई? क्योंकि दिल्ली पुलिस के हवाले से कई तरह की खबरें आ रही थी कि उसमें 2000 से ज्यादा 2100 2200 अवांछित या क्रिमिनल एलिमेंट हैं जिनका क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड है, इसलिए उनको क्यों छोड़ा जाए, उनको कैसे बख्शा जाए। सुप्रीम कोर्ट में भी ये सब बातें उठी। तो आपके पास कोई ऑथेंटिक ऐसा फिगर है, ऐसी फिगर है कि जेन्युइन स्टूडेंट थे, क्रिमिनल बैकग्राउंड के नहीं थे और उसके बावजूद उन पर एफआईआर है और पुलिस एफआईआर वापस लेने को, पुलिस या सरकार नहीं तैयार है? बिल्कुल सर, इस पर पहले तो मैं वो बात कर देता हूँ जहां पर उन्होंने कहा कि 2000 क्रिमिनल्स। इस पर मेरे दो सवाल है। 2000 से ज्यादा क्रिमिनल्स, पुलिस का ये कहना है कि वो खुलेआम घूम रहे थे जंतर मंतर पर। तो ये क्रिमिनल्स को खुला किसने छोड़ा था और किस इंटेंशन से छोड़ा था? ये तो फिर सीधा सीधा दिल्ली पुलिस का कॉम्प्रोमाइज है यहाँ पर। उनके कहने पर ही खुला छोड़ा गया होगा। और दिल्ली पुलिस किसको रिपोर्ट करती है? अमित शाह को करती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अमित शाह के कहने पर 2000 से ज्यादा क्रिमिनल्स जंतर मंतर पर भेजे गए थे? और दूसरी बात, जिस जंतर मंतर पर मेरी एंट्री विदाउट चेकिंग नहीं हुई होती थी, मेरी एंट्री विदाउट चेकिंग नहीं होती थी, आप भी आए थे, आपकी भी चेकिंग होती थी, जितने भी मीडिया वाले आए उनके सारे इक्विपमेंट्स चेक किए जाते थे। तो ये 2000 से ज्यादा क्रिमिनल्स जंतर मंतर के अंदर घुसे कैसे? जहां पर जो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहा है उसकी चेकिंग हो रही है। तो क्या ये प्री प्लान था? नहीं, दिल्ली पुलिस का अभिजीत ये कहना है, या बीजेपी नेताओं का भी, क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड वाले, ये नहीं कि वो नहीं, क्रिमिनल थे और वो मैं कह रहा हथियार और असलहा लेकर थे, हूँ क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड जो जहां से जिनका आए थे उनका क्रिमिनल ट्रैक ट्रैक रिकॉर्ड रिकॉर्ड था। उन्हें मत माफ करिए। मैंने कह रहा कि जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है उनके आप एफआईआर वापस ले लीजिए, उन पर तो आप कार्रवाई करिए। हम उनके लिए नहीं लड़ रहे, हम लड़ रहे स्टूडेंट्स के लिए जिनका करियर दांव पर है, जिनको कल कोई जॉब नहीं देगा या एडमिशन नहीं मिलेगा क्योंकि उनके नाम के ऊपर एफआईआर है। लेकिन सवाल वही है, 2000 से ज्यादा क्रिमिनल्स जंतर मंतर पर आए कैसे? किसके कहने पर आने दिया उन्हें? अगर दिल्ली पुलिस को ये डेटा है, दिल्ली पुलिस के पास, तो दिल्ली पुलिस क्या सो रही थी? नहीं, वो और ये तो भीड़ फिर का सीधा हिस्सा थे सीधा ना अभिजीत, वो भीड़ का हिस्सा बनकर आए। उनको फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से बाद में उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड वाले लोग थे जो उस भीड़ का तो, हिस्सा थे। दिल्ली तो पुलिस का जो कार्य, उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? वो तो बाद में ट्रैक रिकॉर्ड को ट्रैक किया गया ना, रिकॉग्निशन से, फेस नहीं, रिकॉग्निशन। फेस रिकॉग्निशन तो गाड़ी पीछे ही लगी हुई थी उनकी, तो तुरंत अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? आप क्रिमिनल्स का नाम लेकर आप स्टूडेंट्स को फंसा रहे हो। हम कहीं से भी नहीं कह रहे जिनका क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड है उनको बचाइए, लेकिन उनका नाम लेकर आप स्टूडेंट्स को नहीं फंसा सकते। ये जो लोग कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि क्रिमिनल्स का बहाना देकर स्टूडेंट्स को हरास कर रहे हैं। तो क्रिमिनल्स आए कैसे वो तो बताइए पहले। आप इतनी बड़ी पुलिस फोर्स हो, जिस तरीके से आपने हमारे ऊपर पैलेट गन्स चलाए, टीयर गैसेस चलाए, लाठियां चलाए, ये क्रिमिनल्स को आपने खुलेआम घूमने दिया। ये बताओ अभिजीत, जब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और उसके पहले जो केंद्र सरकार के दो मंत्रियों के साथ आपके दो जो प्रवक्ता थे, उनकी मीटिंग, लंबी लंबी मीटिंग चली, आशुतोष रांका और सौरभ दास, तो एक सहमति बनी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ कि एफआईआर वापस होगी। और कुछ राज्यों ने, जिसमें बिहार भी शामिल है, एफआईआर वापस लेने का एक तरह से नोटिफिकेशन भी हुआ। तो उसके बाद पेच कहां, दिल्ली पुलिस की तरफ से फंसा है, कहां है पेज? सरकार की तरफ से फंस रहा है। हाँ। सरकार पहले कोर्ट की आड़ में कह रही थी कि कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया है तो अब हम एफआईआर कैसे वापस कर ले, हम तो लेना आप चाहते हैं। केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं? केंद्र सरकार की बात कह रहे हम तो वापस करवा लेते थे, लेकिन अब कोर्ट का ये ऑर्डर आ गया। लेकिन जब अब पिछली हियरिंग में कोर्ट ने कहा है कि लिस्ट दे दीजिए, हम एफआईआर वापस ले लेंगे, तो केंद्र सरकार कह रही है हम हमारे पास लिस्ट नहीं है। यार कैसे लिस्ट नहीं है? इतनी सारी एजेंसियां सो रही है तुम्हारी, तो बहाने बना रहे हैं ये लोग टाल रहे हैं। इनको बस स्टूडेंट का भविष्य खराब करना है। तो अब अभिजीत, जो 5 तारीख का आपका ऐलान है, मैं खबर में ये भी देख रहा हूं जो आप लोगों की तरफ से कहा गया, इसमें जो नीट पेपर लीक के बाद जो 20-21 बच्चों ने सुसाइड किया था, उनके सुसाइड करने वाले बच्चों के परिजन भी होंगे इसमें? बिल्कुल उनसे बिल्कुल, वो सहमति भी के लिए वो लोग भी होंगे। आएंगे? जी जी सर, वो लोग भी आएंगे। और सर आप ये सोचिए कितनी शर्म की बात है, ये लोग मुआवजा देने को तैयार नहीं है उन परिवार को जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है। वो परिवार आज कर्जे में डूबे हैं, उनको मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं है। इनकी एक पॉलिटिकल रैली होती है ना, उस पॉलिटिकल रैली में मैं ये दावे से कह सकता हूँ, ये लोग कम से कम 40-50 करोड़ तो एक रैली में खर्च करते ही होंगे। उस 40-50 करोड़ में इन सारे परिवारों को मुआवजा मिल जाएगा जो कर्ज में डूबे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कर्जा निकाला हुआ था, किसी ने अपनी जमीन बेची थी।
आपको इन परिवारों को देने के लिए मुआवजा नहीं है, लेकिन जब आपको एमएलए तोड़ने पड़ते हैं, जब आपको एमपीज खरीदने पड़ते हैं, जब आपको सरकारें गिरानी होती है, तब आप रातों रात सैकड़ों करोड़ों रुपए फेंक कर वो कर देते हो। लेकिन जहां बात आती है परिवारों को मुआवजा देने के लिए, तब आप इतना टाइम ले रहे हो। अगर मुझे बताइए किसी स्टेट में मेजोरिटी की किसी को भी मेजोरिटी ना हो, 2 दिन के अंदर बीजेपी वहां पहुंच जाती है, बीजेपी का कोई बड़ा नेता वहां पहुंच जाता है, और 2 दिन के अंदर दूसरी पार्टी के 10-20 एमएलए उठाकर अपनी पार्टी में ले आता है, रातों रात ट्रांजैक्शन हो जाते हैं, रातों रात डीलिंग हो जाती है, और सारा मामला सेटल करके ये लोग अपनी सरकार बना लेते हैं। लेकिन जब बात आ रही है परिवारों को मुआवजा देने की, तो कह रहे इस पर हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, इस पर थोड़ा हमें लॉज देखने पड़ेंगे, इस पर हमें थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा। सरकार गिराते वक्त आपको लॉज और नियम याद नहीं आते, लेकिन जहां पर गरीब परिवारों को मुआवजा देने की बात है, तब आप कह रहे हो थोड़े लॉज देखने पड़ेंगे, थोड़े नॉर्म्स देखने पड़ेंगे। तो इनके इंटेंशन अच्छी नहीं है। चलिए अभिजीत, अब 5 तारीख को क्या होगा वो तो हम देखेंगे, 5 सितंबर को। और जाहिर है मैं भी इंडिया गेट जहां भी आपका प्रदर्शन, आंदोलन, मार्च होगा, मैं उसका हिस्सा एक जर्नलिस्ट के तौर पर बनकर देखूंगा भी, जैसे जंतर मंतर पर था। लेकिन अब एक जो मुहिम अभिजीत चला रहे हैं आप, स्कूल ठीक करो, जिस मुहिम का असर अब देश के अलग अलग राज्यों में दिखने लगा है। राजस्थान में तो आपके साथी आशुतोष रांका और उनके कुछ और साथियों को पीटा भी गया, जख्मी भी हुए, हाथापाई, कपड़े फाड़ने, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, सब कुछ हमने देखा। और उसके बाद एफआईआर भी हुई। आपके बारे में भी जो खबर है कि आप पर भी एफआईआर हुई है, आशुतोष रांका पर भी हुई है, यूपी में तो 6-7 एफआईआर हुई है। तो अब आप पर एफआईआर क्या हुई है और आगे इस लड़ाई को कैसे आप लड़ना चाहते हैं? क्योंकि जिस तरह से सरकारों ने ये कर दिया, चाहे यूपी से लेकर राजस्थान तक, कि स्कूल परिसर में गए, बिना अनुमति के दाखिल हुए, वीडियो बनाया या कुछ भी ऐसी वीडियोग्राफी बिना परमिशन के किया तो तुरंत एफआईआर होगी। यूपी में तो जेल भी भेजे जाने लगे लोग। नहीं तो करे एफआईआर, भेज दो जेल। मैं तो जब अमेरिका से आया था, मैं तभी सोचकर आया था, आ रहा था कि मैं तो जेल जा रहा हूँ, तो मैं तो मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ पूरा। ये मुझे अभी जो भी कुछ मिल रहा है बाहर समय, मैं तो समझ रहा हूँ ये मुझे लीज पर मिला हुआ है, क्योंकि मैं तो अमेरिका से जेल जाने के लिए तैयार होकर ही आया था। तो इनको हमारे ऊपर एफआईआर करने दो जितनी करनी है। मुझे ऑनेस्टली सर कोई चिंता नहीं है इस बात की। जेल भेजेंगे, चला जाऊंगा जेल। लेकिन ये क्या बात हुई कि हम स्कूल में जा रहे, जहां पर हम दिखा रहे गंदे वॉशरूम से, उसकी फोटो आप नहीं डाल सकते। जहां पर हम दिखा रहे बेंचेस नहीं, उसकी आप फोटो नहीं डाल सकते। जहां पर हम दिखा रहे टीचर्स नहीं, ये उसकी आप वीडियोस नहीं बना सकते। क्यों नहीं? आप नहीं चाहते आपका सच बाहर आए? किस बात से इतनी शर्म है आपको? अगर आपको इतनी शर्म आती है अपने स्कूलों से, तो आप वो स्कूल ठीक कर देते ना। अगर आप स्कूल ठीक कर देते तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उल्टा स्कूल ठीक कर देते तो हम भी फोटो दिखा देते यार कि देखो क्या बढ़िया स्कूल बना दिया है। तो ये सब मतलब ये मेंटालिटी क्या है? सोचिए कहीं पर मर्डर होता है और ये लोग आकर कहते हैं कि डेड बॉडी छुपा दो। क्रिमिनल को मत पकड़ो, डेड बॉडी छुपा दो, जिससे ऐसा लगे क्राइम हुआ ही ना हो। तो ये लोग जो हमें नोटिफिकेशन निकाल कर कह रहे हैं कि ये इनको स्कूल में ना घुसने दिया जाए, वीडियोस ना निकालने दिए जाए, वो वही हो रहा है। डेड बॉडी छुपाने का काम है ये, ताकि सच बाहर ना आए, क्राइम बाहर ना आए। लेकिन ये क्रिमिनल को नहीं पकड़ेंगे, ये स्कूल ठीक नहीं करेंगे। स्कूल ठीक करिए ना आप। हम क्या मांग रहे हैं? क्या हम स्कूल में जाकर वोट मांग रहे हैं? क्या हम जंतर मंतर पर वोट मांग रहे थे? हम तो बस इतना ही कह रहे कि स्कूल अच्छे कर दीजिए। अगर स्कूल अच्छे कर दोगे तो हमें क्या जरूरत है जाने की? हम तो खुद बोलेंगे यार क्या जाए, स्कूल इतने अच्छे कर दिए, बढ़िया कर दिया, हम तो आंदोलन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। और जिन स्कूलों में मैं जा रहा हूँ महाराष्ट्र में, वहां पर जो बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं उनके माँ बाप मेरे साथ आ रहे हैं। अब उनके माँ बाप खुद कह रहे हैं कि हमारे बच्चे इतने गंदे हालतों में पढ़ रहे हैं, आप आइए, आप देखिए और बोलिए हमारे लिए। मैं आपको एक कडोली नाम का गांव है, कडोली, हिंगोली में, जो जहां से मेरे पिता मेरे दादा रहते थे। 1950 में सर वहां पर स्कूल बना था, और वो स्कूल है नानाजी देशमुख का। भारत रत्न नानाजी देशमुख, जो आरएसएस के बहुत बड़े व्यक्ति थे, जिन्होंने ग्रामीण भाग के लिए बहुत ज्यादा काम करा है। नानाजी देशमुख का गांव है। 1950 में वो स्कूल बना था, और पिछले 80 सालों में उस स्कूल पर एक बार भी काम नहीं किया गया था। तो जब मैं अपने गांव पिंपरी गया था, तब उस गांव के लोग मेरे घर पर आए थे और मुझे उन्होंने कहा कि आप प्लीज हमारे गांव आइए, एक बार वो स्कूल देखिए और आप उस स्कूल की हालत दिखाइए। शायद आप आओगे तो मीडिया दिखा देगी और उससे शायद कुछ फर्क पड़ेगा। तो उनके कहने पर मैं वहां चला गया। मुझे तो पता भी नहीं था कडोली गांव है वहां पर। उनके कहने पर मैं गया और मैंने वहां जाकर देखा, सही में वो बिल्डिंग देखकर मैंने ऐसा कहा, यार ये बिल्डिंग देखकर तो मुझे लगता है कि 1960-70 की बिल्डिंग है। तो कहते नहीं, 1950 की बिल्डिंग है, और तब से आज तक एक भी काम नहीं हुआ है। तो फिर वहां पर मैंने बीडीओ को कॉल किया, मैंने वहां के सीईओ को कॉल किया। मैंने बोला सर यहाँ पर गांव वाले बहुत ज्यादा परेशान है, और ये गांव वाले कह रहे हैं कि पिछले
पिछले 5 साल में एक भी ऑफिसर आया नहीं है स्कूल की हालत देखने के लिए। तो अगर आप लोग स्कूल की हालत आकर देखते नहीं हो तो गांव वाले तो आंदोलन पर बैठने के लिए तैयार है। वो लोग कह रहे हैं आंदोलन करेंगे और वो मुझे कह रहे हैं कि आप हमारा साथ दीजिए। तो अगर गांव वाले आंदोलन करेंगे तो मुझे उनके साथ बैठना ही पड़ेगा। उसके अगले दिन सीईओ आता है, रिव्यू करता है और कल मुझे उन गांव वाले ने वीडियो भेजी कि शुक्रिया आप आए, स्कूल को डिसमेंटल कर रहे हैं, यहाँ पर एक नया स्कूल बनने जा रहा है जो डिजिटल स्कूल रहेगा, पीएम श्री स्कूल रहेगा। तो 2 दिन में सर वो काम हो गया, तो 80 साल तक क्यों नहीं हो पाया? एक्सपोज कर रहे तभी तो काम हो रहा है ना। अगर एक्सपोज नहीं करते तो स्कूल ऐसे ही पड़े रहते। नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि देश के स्कूलों की दशा बहुत खराब है। और ये तो आंकड़े हैं नीति आयोग के कि 90,000 94,000 स्कूल बीते 10 सालों में बंद कर दिए इन्होंने, बंद किए गए या मर्ज कर दिए गए या कुछ भी किया गया। तो नंबर तो 94,000 स्कूलों का कम हुआ। यूपी में 5,000 स्कूल अलग अलग राज्यों में। लेकिन एक सवाल है, आप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, ज्यादातर वक्त महाराष्ट्र में हैं अभी, तो आप महाराष्ट्र के स्कूलों में जा रहे हैं। आशुतोष रांका राजस्थान के रहने वाले हैं तो राजस्थान के स्कूलों में जा रहे हैं। वही काम यूपी में संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, वो कर रहे हैं। सब ये चला रहे हैं, स्कूल ठीक करो। पंजाब कौन जाएगा अभिजीत दीप के? नहीं सर, पंजाब भी जाएंगे, पंजाब भी जाएंगे, हम पंजाब जाएंगे, कर्नाटका जाएंगे, तेलंगाना जाएंगे, हर जगह जाएंगे सर। लेकिन अगर मैं अपने घर के बगल का स्कूल ना ठीक कर पाऊं और उसके पहले ही मैं देश भर में चला जाऊं, तो फिर मेरे जो होम स्टेट वाले, जो मेरे गांव वाले, वो क्या कहेंगे? तू नेतागिरी कर रहा है, तू बस देश भर घूम रहा है, लेकिन तेरे गांव में क्या हालत है उसके लिए कौन बोलेगा फिर? तो मेरी जो पहली जिम्मेदारी है वो मेरे गांव के तरफ है, वो मैं पूरी कर रहा हूँ। नहीं, आपके कार्यकर्ता हैं, आपके वॉलंटियर बन गए, अब स्टेट में कन्वीनर बना दिया, तो पंजाब में भी भेजना चाहिए। पता तो चले कि क्या पंजाब में वहां बिल्कुल स्कूलों में हर स्कूल मॉडल स्कूल है या वहां भी दिक्कत है? हम जाएंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ, अब जैसे महाराष्ट्र में मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ, शिवसेना भी कर रही है, आदित्य ठाकरे भी अलग अलग स्कूलों में जा रहे हैं, एनसीपी के रोहित पवार भी जा रहे हैं। तो बीजेपी वाले जाए ना, कि आपको स्कूलों की चिंता नहीं है, आपको बस राजनीति करनी है। पंजाब में आप चले जाओ, आप दिखा दो कितने खराब स्कूल से। कर्नाटका में आप चले जाओ, दिखा दो कितने खराब स्कूल से। आपका मुद्दा स्कूल्स नहीं, आपको राजनीति करनी है। और ये हमारी गलती नहीं है कि देश में 22-23 राज्यों में बीजेपी राज कर रही है, सरकार आपकी है। और जब आपको सवाल पूछने पर इतनी तकलीफ होती है तो फिर आपने इतने राज्यों में सरकार में क्यों बैठे हो? आपसे सवाल पूछने पर अगर आपको इतनी तकलीफ होती है तो आप इतनी पावर गेन ही मत करो जहां पर आपको अकाउंटेबिलिटी पूछने पर इतनी तकलीफ होती है। अब बिहार में, जैसे झारखंड में बार बार बोला जा रहा था, अभिजीत दीप्ति झारखंड क्यों नहीं जा रहे, झारखंड क्यों नहीं जा रहे? अब मैं पूछता, उससे पहले आप ही बोल रहे हो, क्योंकि ये बार बार पूछा जा रहा होगा आपसे। हाँ, झारखंड क्यों नहीं जा रहे हो? बिहार में आंदोलन हो रहा है आज क्यों नहीं बोल रहे अभिजीत दीप्ति बिहार क्यों नहीं जा रहा है? कोई बोल रहा है? उन्हें बिहार में नहीं चाहिए अभिजीत दीप के। मुझसे भी कहा जा रहा था झारखंड क्यों नहीं जा रहा? झारखंड के लिए तो आप कह रहे थे ना कि स्टूडेंट्स के लिए खड़ा होना चाहिए, तो बिहार में स्टूडेंट्स नहीं है, ये इनकी कन्वीनियंस की पॉलिटिक्स है। और हमारा बड़ा क्लियर था सर, आप थे जंतर मंतर पर, मैं बार बार एक चीज रिपीट करता था, किसी भी एक इंसान को बड़ा मत बनाइए, जहां पर आप सारी उम्मीदें, सारी अपेक्षाएं उसी एक इंसान के ऊपर लगा दो, उससे बस डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी। और कोई एक इंसान अकेला सारी चीजें ठीक नहीं कर सकता। तो झारखंड में जो हमने डिसाइड किया था वो ये था कि देवेंद्र महतो उस मूवमेंट के लीडर है, ये मूवमेंट उनकी लीडरशिप में चलेगा। हमारी टीम वहां पर थी, विजय है हमारे, विजय वहां पर पूरा टाइम था जब देवेंद्र को हॉस्पिटल लेकर गया था, लेकर गए थे देवेंद्र भाई को। वहां भी अभिजीत चूंकि मैं झारखंड में रांची था 6 दिन, देवेंद्र महतो अलग बैठे थे, उनका पंडाल अलग था। वो पॉलिटिकल पंडाल भी माना जाता है क्योंकि जयराम महतो के वो करीबी थे, लीडर थे। और छात्रों का पंडाल अलग था जिसमें 4 छात्र अनशन कर रहे थे और बाकी लोग थे, तो दोनों थोड़ा अलग था, एक ही मैदान में रह के। लेकिन चलिए अपनी बात पूरी करिए। हाँ, तो वही हमारा जो ये है, हमारा ये कि सीजेपी अकेला मूवमेंट या अकेला ऑर्गेनाइजेशन नहीं होना चाहिए। उससे होगा क्या, फिर सीजेपी उतनी सारी अपेक्षाएं कभी पूरी नहीं कर पाएगी। इसलिए हम ऐसा मानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा फेसेस आ गया है, ज्यादा से ज्यादा और आगे जो है वो जेन अल्फा खुद से कर रहा है। हम उनको हर रात से वो जो बातें हर रात से ऐसी तस्वीरें आ रही है और बहुत सुकूनदेह तस्वीरें हैं। भले एफआईआर की धमकी हो, लेकिन जेन अल्फा जिसको कह रहे हैं 10 साल 12 साल के बच्चे बाहर आ रहे हैं। अभी मैं आपकी वीडियो देख रहा था, वो वीडियो देखकर मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया। 6 साल का बच्चा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था बिहार में, जिसको डिटेन कर दिया गया था। सोचिए, 6 साल का बच्चा सरकार से सवाल कर रहा है और कह रहा है अगर 7वीं फेल मुख्यमंत्री जवाब नहीं दे सकता, हमारे सवालों को जवाब नहीं दे सकता, तो वो इस्तीफा दे दे। तो इससे आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा कल्चरल शिफ्ट हो रहा है हमारे देश में, जिससे लोगों के अंदर का डर खत्म हो चुका है।
हम्म अभिजीत, एक आखिरी सवाल, हालांकि हम लोग अक्सर बात करते रहेंगे क्योंकि आपने एक आंदोलन को धार दी, रफ्तार दी और वो रिजल्ट हासिल किया जिस रिजल्ट की कल्पना हमने भी नहीं की थी 5 दिन मैंने 10 भी नहीं दिन की पहले थी, तक। मैंने भी नहीं की थी। बिल्कुल नहीं की थी। मैं भी कह रहा हूं, मैंने कल्पना तब की जब 18 तारीख को सोनम वांगचुक को ले जाया गया और उसके बाद जब भीड़ देखी, और फिर 20 तारीख को लाठी चार्ज के बाद जब भीड़ देखी 21 को, तब लगा कि अब ये रुकने वाला आंदोलन मैं नहीं तो है। आपको ऑनेस्ट बात लेकिन बताऊं, हाँ, हाँ, 24 की रात को एक हम्म, रिपोर्टर का मुझे कॉल आता और वो पूछते क्या लगता है क्या होगा, इस्तीफा होगा? तो मैंने कहा कि यार मुझे तो नहीं लगता, हम्म, क्योंकि होना होता तो अब तक हो जाता। तो फिर वो रिपोर्टर हंसता है और वो कहता है तो भाई बैठा क्यों है? तो मैंने बोला यार अब मैदान में कूद गए, अब लड़ना तो पड़ेगा, पीछे नहीं हट सकते। तो वो बात है कि बैठे रहेंगे, इस्तीफा देना है नहीं देना है वो सरकार की जिम्मेदारी, लेकिन हमारा काम है लड़ना। और अब इतनी सारी पब्लिक है, पब्लिक लड़ने को तैयार है, तो हम प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं करेंगे, हम बैठे रहेंगे, देख लेंगे जो होगा। तो इस्तीफा का तो मुझे भी कोई आइडिया नहीं था, मैं बहुत ज्यादा हम्म। शौक था जब हुआ। सही, आपका शौक था। लेकिन जैसे हम लोग जंतर मंतर के बाहरी हिस्से में जब संसद मार्ग पर आधी रात तक लगातार थे और लोगों का आक्रोश वहां से लेकर और टॉलस्टॉय मार्ग तक देखते थे, तब ये तो लगने लगा था कि ये लोग, ये भीड़, ये लड़के, ये जेनजी वापस नहीं लौटने वाले हैं, चाहे ये लड़ाई जिस भी अंजाम पर जाए। लेकिन हाँ, बड़ी उपलब्धि आपकी, इसमें कोई शक नहीं। हिस्ट्री आपने बनाई, इतिहास में दर्ज हो गया कि सड़क से छात्रों ने, युवाओं ने आंदोलन करके उस मोदी सरकार को झुकाकर, घुटनों के बल लाकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया, जो इस राज में, इस रिजिम में बहुत मुश्किल है। इस्तीफे हुए हैं, शिवराज पाटिल के भी हुए हैं, विलासराव यस, देशमुख के हुए हैं, मध्य प्रदेश जहां से मैं आता महाराष्ट्र था के दिल्ली, डिप्टी सीएम के जहां बहुत से मैं आता इस्तीफे हूँ हुए। महाराष्ट्र से, छब्बीस बिल्कुल, ग्यारह बहुत के बाद इस्तीफे तीन हुए। तीन नेताओं के इस्तीफे हुए थे, तीन तीन नेताओं, विलास, बड़े अब आर पाटिल ने एक प्रेस आर पाटिल। कॉन्फ्रेंस में, मुझे याद है, सिर्फ इतना कह दिया कि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी घटनाएं हो जाती है, उनका इस्तीफा हो गया। हाँ जी। विलासराव देशमुख राम गोपाल वर्मा को ताज होटल घुमाने ले गए, उनकी मुसीबत आ गई। शिवराज पाटिल 2008-9 में दिल्ली धमाकों में कपड़े बदले, तो ये होता रहा। लेकिन मोदी सरकार का दम आपने तोड़ा, इसका क्रेडिट आप लोगों को जाता है और हजारों लाखों युवाओं को जाता है, हाँ जो मैं या तो वही कह रहा जंतर मंतर पर थे, नहीं तो जो जहां थे उस आंदोलन को सपोर्ट कर हूँ, रहे ये थे। सर अब इस्तीफा इसीलिए हुआ है क्योंकि ये मूवमेंट एक टाइम के बाद सोनम सर से बड़ा हो गया, सीजेपी से बड़ा हो गया, इस देश की जनता एग्री। ने ये मूवमेंट को अपना माना। और जब वो रेजिग्नेशन हुआ, मुझे कई सारे लोगों ने बोला दिस रेजिग्नेशन फील्स लाइक अ पर्सनल विक्ट्री। ये हर किसी को लगा है कि नहीं ये मेरी जीत है, हर इंसान को लगा है इस देश में। और मुझे नहीं लगता वर्ल्ड कप के अलावा इस देश की जनता को वो वाला फीलिंग कभी आया होगा। ये बहुत बड़ी बात है, आम बात है। सही आपने कहा। आखिरी सवाल अभिजीत, चूंकि ये बड़ी उपलब्धि आपके खाते में, सीजेपी के खाते में दर्ज हो गई, जो एक तरह से अकल्पनीय उपलब्धि है 25 तारीख के पहले अगर देखें, अब ये बार बार सवाल पूछा जाता रहेगा, मैंने पहले भी पूछा, फिर पूछ रहा हूं, और जितनी बार बात करेंगे उतनी बार पूछेंगे कि क्या अभिजीत दीप के आज या आने वाले समय में या 2029 तक या कभी राजनीति में, सीधे तौर पर चुनावी राजनीति में उतरने की मंशा रखते हैं या नहीं, ये बार बार हम पूछेंगे। नहीं सर, बिल्कुल हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि देखिए बिना राजनीति किए या बिना राजनीति में उतरे सारा सिस्टम ठीक होना शुरू हो गया है। यूपी में 600 करोड़ दे दिए स्कूल ठीक कराने के लिए, राजस्थान में 1200 या 12,000 करोड़ दे दिए। जब आशुतोष के ऊपर हमला हुआ उसके बाद उन्होंने ऑर्डर निकाल दिया कि 12,000 करोड़ हम इश्यू कर रहे हैं स्कूल ठीक कराने के लिए। जहां से मैं आता हूँ वहां पर एजुकेशन मिनिस्टर ने खुद कहा है कि सीजेपी ने जो मुद्दे उठाए हैं हम उसको पॉजिटिवली ले रहे हैं और हम स्कूलों का काम स्कूलों को ठीक करना शुरू कर देंगे। कल ही हमारे डेलीगेशन को साथ में बिठाया गया, वॉलंटियर से कोई बड़े नेता भी नहीं थे, हमारे वॉलंटियर से एजुकेशन मिनिस्टर मिल रहे हैं, वॉलंटियर से सर सोचिए। और उन्होंने बिठाया और उन्होंने कहा कि नहीं आपके जो भी पॉइंट्स हैं हम ले रहे हैं और हम इस पर तुरंत काम शुरू करना स्टार्ट कर देंगे। तो सर बात वही है ना, काम कराना है सर। अब वो बिना राजनीति में उतरे, बिना इलेक्शन लड़े हो रहा है काम, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। एक टेम्पलेट देना चाहते हैं सर हम, जहां पर ना हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी को या पॉलिटिक्स को बस इलेक्शन तक लिमिटेड ना रखें, क्योंकि डेमोक्रेसी और पॉलिटिक्स उससे कई ज्यादा बड़ी है। उसमें आपके सिविल सोसाइटीज मेंबर्स आते हैं, उसमें जर्नलिस्ट का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, उसमें पब्लिक मूवमेंट्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। हुआ क्या है ना सर, पिछले कुछ साल में हमने पॉलिटिक्स को बस इलेक्शन तक लिमिटेड रख दिया, जितनी भी हमारी पॉलिटिकल कवरेज रहती है। उसकी वजह से आपने देखा होगा कि आंदोलन हो, सिविल सोसाइटीज हो, वो कहीं ना कहीं खत्म होते जा रहे थे हमारे देश में। अब वो कल्चर वापस से आ रहा है। अब जेन अल्फा खुद प्रोटेस्ट कर रहा है, छोटे छोटे बच्चे आवाज उठा रहे हैं। तो यही होना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा ना, तब तक फिर हम भी राजनीति में उतर गए ना सर। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं इंसान हूँ,
मैं राजनीति में उतरूंगा, क्या गारंटी मेरा दिमाग खराब नहीं होगा? आज सारे लोग मुझे तारीफ करते हैं, क्रेडिट देते हैं, लेकिन अगर मैं राजनीति में उतरा, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, क्या गारंटी मेरा नहीं होगा? तो उसके बाद क्या मैं भी वही चीजें करूंगा जो आज ये सरकार कर रही है? अगर मेरे खिलाफ कोई बोलेगा तो वो नहीं होना चाहिए। अगर मैं राजनीति में उतरता भी हूं तो कल को और एक कॉकरोच जनता पार्टी जैसा एक ग्रुप होना चाहिए जो हमसे भी इस्तीफा मांगे। वो कल्चर होना चाहिए देश में, और हम बस वो कल्चर नहीं वापस नहीं लाना नहीं, चाहते हैं। यहाँ बोल रहे हैं कि अगर मैं उतरता भी हूं तो होना चाहिए, नहीं नहीं, मतलब मैं ये ये सब एग्जांपल बात दे है रहा क्या? हूँ। नहीं है नहीं ना? मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि कई सारे लोगों को लगता है कि उतर जाओ, आप क्यों नहीं उतर, लेकिन मैं वही बता रहा हूँ, एक कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है हमारे देश में। हमारे देश में पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत हुआ है, और हम पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन को ऐसे समझते हैं कि नई पार्टी आना। हमारा पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन वही तक है, एक पार्टी की सत्ता जाती है, दूसरी पार्टी की आ जाती है, हम सोचते हैं वो हो गया हमारा पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट वी रियली नीड इन टुडेस टाइम इन इंडिया इज कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। आपको किस तरीके के नेता चाहिए, आपको किस तरीके का पॉलिटिकल डिस्कोर्स चाहिए, आपको किस तरीके का एक सोसाइटी चाहिए, हम उसकी तरफ थोड़ा ज्यादा फोकस करना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत, लेकिन मैं चाहूंगा, अभी आप कहाँ हो, महाराष्ट्र में हो, दिल्ली में हो? नहीं सर, मैं महाराष्ट्र में। हाँ, मैं चाहूंगा कि एक बार हम लोग आमने सामने बैठकर 1-2 घंटे आपके थॉट पर, जो भी आप करना चाहते हो फ्यूचर के लिए, उस पर बात करेंगे। सर ऑनेस्टली कहता हूँ, मैं हाँ, इतना कोई इंटेलेक्चुअल नहीं हूँ, मेरा कोई बड़े बड़े थॉट्स नहीं है, कुछ बेसिक चीजें हैं जो वही मुझे थोड़ी बेसिक बहुत। चीज, नहीं नहीं, देखिए, कई बार बहुत इंटेलेक्चुअल लोग ना, एक लॉजिकल ये भी होता है कि आप कुछ चीज, आप एक अपनी दुनिया में रहते हो, जमीन पर कुछ नहीं करते हो, तो मैं कोई बौद्धिक विमर्श की बात नहीं करता हूं। हाँ हाँ। लेकिन हाँ, आपने इतनी बड़ी चीज की और अचानक हुई, रेंडमली हुई। भाई, वो तो कभी अकेले में जस्टिस सूर्यकांत माथा पीटते होंगे, उनका बहुत हाँ, बहुत मेरी मति मारी गई थी कि मैंने कॉकरोच शब्द इस्तेमाल कर लिया, और उन्हीं की अदालत में ये बार बार गया। और देखिए, जब वो नालसार के छात्रों को लेकर मनन मिश्रा ने जब कह दिया कि इनको कहीं एनरोलमेंट न किया जाए, तो जस्टिस सूर्यकांत ने अगले दिन उनकी कोर्ट में याचिका गई, तो उन्होंने कहा मेरे छात्रों के बीच इन्हें आने की क्या जरूरत है? क्यों कहा? क्योंकि उन्हें लगा कि अब ये तो आपने कर दिया, एक शब्द कहीं से उठा जस्टिस सूर्यकांत की जुबान से, तो इसलिए बड़ा काम किया, नो डाउट, और हम सब लोग आपकी तारीफ करते हैं। बस इसी के साथ कि इस कमिटमेंट पर बने रहिए, इसी तरह से देश में तमाम तरह के रिफॉर्म की जरूरत है। हम सब लोग बोलते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य, इससे ज्यादा जरूरी बाकी सब सेकेंडरी है। पहले जीने का अधिकार, इलाज, अस्पताल का अधिकार, और उसके पहले पढ़ने का अधिकार, उसके बाद तो बाकी चीजें तो है ही, खाना पीना। आज खाने की उतनी किल्लत नहीं है, अनाज तो मोदी जी भी 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं। तो ये दो चीज जरूरी है। नंबर बढ़िया है जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत। कुछ कहना है लास्ट में, फिर हम लोग बात करेंगे आगे इस पर। नहीं सर, बिल्कुल बात करेंगे सर, बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू।